स्वतंत्रता महोत्सव सप्ताह मना रहे हैं, बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम लोग भी इस स्वतंत्र भारत को अपनी श्रद्धांजलि, अपने विचार, अपने विमर्श, जितने भी तर्क वितर्क होते हैं वो प्रकट करते रहें। और सुदर्शन परिवार ने ये पहल की है कि वो स्वतंत्रता सप्ताह महोत्सव जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज है 14 अगस्त, यानी कि आज है अखंड भारत दिवस। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे विशेष अतिथिगण भी मौजूद हैं। आपको मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत है आप सभी का। आज 14 अगस्त के दिन अखंड भारत दिवस भी है और हम सभी जानते हैं कि ये सप्ताह जो हमारा पूरा रहा बहुत ही मनमोहक कहूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सुदर्शन राष्ट्रीय व्याख्यान माला के निमित्त आज वरिष्ठ राष्ट्रवादी चिंतक आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी हमारे साथ जो है इस विशेष कार्यक्रम में मौजूद हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि उनके जो व्याख्यान हैं, उनके विचार जो हैं, आज हमें सुनने का सुअवसर प्रदान हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं सभी लोग कि उनके विचार आज हम सुनेंगे। आज का जो विषय होगा वो ये होगा कि भारतीय सोच से भारत का विकास। जी हाँ, यही हमारा आज का विषय है कि भारतीय सोच से हम भारत का विकास कैसे कर सकते हैं। आपसे यानी कि डॉक्टर बजरंग लाल जी, आपके जितने भी विचार हैं इस पर हम समझना चाहेंगे और जितने भी यहाँ पर अतिथि हैं वो भी, अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न है तो आप लोग उठ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप कुछ भी अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो वो आप डॉक्टर बजरंग लाल जी से हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़कर बात कर सकते हैं। मैं सुदर्शन प्रतिष्ठान के चेयरमैन आदरणीय सुरेश चौहान जी से निवेदन करती हूं कि आप पुष्प के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर बजरंग लाल जी का स्वागत करें। सुदर्शन परिवार के सीईओ आरपी सिंह जी, आपसे मैं आग्रह करती हूं कि आप प्रवीण आर्य जी का स्वागत करें। जी जी जी, मैं आपसे अनुरोध करती हूं आप देवेंद्र जी का स्वागत करें। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारा जो विचार विमर्श का और विषय पर प्रवर्तन देने का जो एक विषयक जो हमारा है वो यही है कि भारतीय सोच से भारत का विकास आखिरकार कैसे कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपका जो है आपसे अनुरोध करना चाहूंगी आदरणीय चेयरमैन एवं प्रधान संपादक सुरेश चौहान जी से कि आप अपने विचार जो हैं इस विषय पर दें। मैं माननीय बजरंग लाल जी का सुदर्शन परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। माननीय बजरंग लाल जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर भारत के संघ चालक है। साथ में हमारे साथ आज के विशिष्ट अतिथि देवेंद्र गुप्ता जी का भी मैं स्वागत करूंगा। साथ में इस सभागार में बैठे हुए दर्शक, वो इस कार्यक्रम को लाइव में देख रहे देश और विदेश के अन्य दर्शकों का भी मैं स्वागत करूंगा। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में वैसे आजादी का जश्न एक दिन मनाया जाता है, वो भी छुट्टी के स्वरूप में मनाया जाता है, लेकिन हमने कहा कि जिस आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने संघर्ष किया, लाखों लोगों ने बलिदान किया, उस आजादी के दिवस को क्या हम एक दिन ही मनाएंगे? क्या उससे हम पूरा संदेश दे पाएंगे? तो हमको उत्तर मिला कि नहीं दे पाएंगे। और इसलिए हमने प्रयास किया कि 7 दिनों तक, 9 अगस्त को क्रांति दिन से लेके 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस तक हम विभिन्न दिनों को मनाएं। 9 को जैसे क्रांति दिन, 10 को हमने मनाया वीर पत्नी दिवस, 11 को हमने मनाया स्वतंत्रता साहित्य दिवस, फिर वीरांगना दिवस, और आज अखंड भारत दिवस, और कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इन दिनों में राष्ट्र निर्माण का चिंतन और हमारे शहीदों को याद करना, ये विषय हमने हमारे इस पूरे 7 दिनों के कार्यक्रम में दर्शकों के सामने रखा। आज हम भारतीय सोच से भारत का विकास, इस विषय पर माननीय बजरंग लाल जी का सुनेंगे। इस विषय का महत्व क्या है, वैसे विकास के लिए सोच क्या मायने रखती है, ऐसा आज ग्लोबलाइजेशन में लोग कहते हैं कि विकास होना चाहिए, वो अमेरिकन सोच से हो या किसी सोच से हो। ये उन देशों के लोग कह सकते हैं जहां पर विकास अब शुरू हुआ है।
हम तो विकसित थे, हमारे यहाँ पर गुलामी के कारण हमारे यहाँ पर लंबे समय तक 1200 साल तक जो हम पर राज किया गया, तब यहाँ के विकास को खत्म किया गया, विकास के ग्रोथ को रोका गया और हमारा सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। इसलिए आधुनिक भाषा में हम आज विकास कह रहे हैं। वास्तवता जो चीजें आज जिसको हवाई सेवा कहे, यह हमारे पास पहले से थी, या जिस भी तकनीक का आज हम उपयोग करते हैं, इसकी मोटा मोटा सारी तकनीक हमारे पास थी। कई चीजें आज साधनों में हैं, तब हम साधना के साथ करते थे। तो आज भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमारे आबादी को, हमारे यहाँ के संस्कृति को और हमारे आवश्यकताओं को देखते हुए अगर हम भारतीय सोच से समस्याओं का समाधान निकालेंगे तो भारत का विकास जल्दी, पूरक और स्थानीय विचार के साथ होगा, तो चिरकालीन हो सकता है। इसलिए ऐसी विचार की आवश्यकता है, ऐसा हमको लगा और वही विषय आज हम यहाँ पर भारतीय सोच के लिए ही समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन के उत्तर भारत के संघ चालक माननीय बजरंग लाल जी हमारे सामने रखेंगे। मैं उसके लिए उनको आमंत्रित करता हूं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे पहले तो मैं भारत में रहने वाले और भारत से बाहर रहने वाले सभी भारतवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं। सुदर्शन टीवी के चेयरमैन चौहान जी ने एक अनूठा कार्यक्रम ये प्रारंभ किया है। 7 दिन के लिए स्वतंत्रता और स्वतंत्रता से जुड़े हुए भिन्न भिन्न विषयों को देश के सामने, समाज के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करना और लोगों को सच में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है और स्वतंत्रता हमको मिली तो सही दिशा में स्वतंत्रता में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन विचारों पर मंथन हो, इन विचारों पर चिंतन हो और देश एक नई दिशा पकड़े, इसकी आवश्यकता है। स्वतंत्रता में एक स्व शब्द है। अपने देश में स्वतंत्रता के बाद में ये आशा की गई थी, अपेक्षा की गई थी, अपना जो तंत्र है, अपनी जो व्यवस्था है, अपनी जो रचना है, अपना जो मैकेनिज्म है, वो स्वयं के आधार पर स्वतंत्र मैकेनिज्म बनेगा, व्यवस्था बनेगी। परंतु खास तौर से आर्थिक क्षेत्र में इसको देश का दुर्भाग्य कहेंगे। जो तंत्र, जो अर्थव्यवस्था, जो अर्थनीति, जो विकास का मॉडल हमारे सामने रखा गया, उसमें स्वयं कहीं नहीं था, वो तो परे ही था, पराया ही था, नकल के आधार पर तय किया गया था। इसलिए आज ये विचार करने की आवश्यकता है, अपने देश के विकास के लिए भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार कोई विकास का तौर तरीका हो सकता है क्या। परंतु उसको बताने और समझाने से पहले ये आवश्यक है कि वर्तमान का जो तंत्र चल रहा है, विकास का जो मॉडल चल रहा है, डेवलपमेंट मॉडल, वो है क्या और कैसे उसके कारण से देश का विकास बाधित हो रहा है, देश का विकास जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया। आज की भाषा में अगर मुझे कहना हो तो वर्तमान का जो मॉडल है, हेरल्ड डोमर मॉडल से लेकर अपने देश में नेहरू मेहलानोबिस मॉडल तक विकास के भिन्न भिन्न मॉडल चले, वो नकल के आधार पर चले और इसलिए उनको कहना हो तो हम वेस्टर्न डेवलपमेंट मॉडल, पश्चिमी विकास का मॉडल कह सकते हैं। 3-4 बातें उनकी प्रमुख है। विकास को परिभाषित करना पड़ता है। विकास यानी क्या? तो वर्तमान मॉडल में विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कोई देश विकसित है या नहीं है, पिछड़ा है या नहीं है, इसका जजमेंट कैसे होगा, इसकी कसौटी क्या है। तो ये बताया जाता है वर्तमान विकास की परिभाषा में, विकास का अर्थ होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी में वृद्धि, इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा जीडीपी। कुल मिलाकर दुनिया में जिनको विकसित देश कहते हैं, जिनको विकासशील देश कहते हैं, जिनको पिछड़ा देश कहते हैं, उसके मापने का एक ही मापदंड है। जीडीपी ज्यादा है तो कह दिया विकसित है, जीडीपी कम है तो ये कह दिया गया है ये अविकसित है। अब दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ी है, क्या जीडीपी के आधार पर विकास को सही माने में मापा जा सकता है?
मैं पिछले अनेक वर्षों से इस विषय पर काम कर रहा हूं और जीडीपी का माप ही गलत है, उसका आकलन ही गलत है। जीडीपी के माप में ऐसी बहुत सारी चीजें छूट जाती है जो हम उत्पादन तो करते हैं पर गणना में शामिल नहीं होता। एक उदाहरण देना हो सरल रूप से समझने के लिए, मान लीजिए किसी एक घर में कोई एक महिला नौकरानी काम करती है, वो घर की सफाई करने का, बर्तन साफ करने का, कपड़ा धोने का, खाना बनाकर खिलाने की सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है। उन सेवाओं के बदले में घर का मालिक उसको 10,000 रुपए की तनख्वाह देता है। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से ये जीडीपी में शामिल होगा, परंतु वो नौजवान लड़की है, घर में रहते रहते किसी नौजवान से प्यार हो जाए और दोनों का विवाह हो जाए। अब वो नौकरानी की जगह मालकिन बन गई, गृह स्वामिनी हो गई, घर में वही काम कर रही है जो पहले काम कर रही थी, पर कोई गृह स्वामी गृहिणी को अपनी सेवाओं के बदले में तनख्वाह नहीं देता है, तो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। भारत जैसे विकासशील देशों में अधिकांश काम परिवारों में होता है, माताएं करती है, बहनें करती हैं, गृहिणी करती है, और पश्चिमी देशों में घर में परिवार में कोई काम नहीं होता, सब बाजार में होता है, इसलिए उनका मूल्य जीडीपी में शामिल हो जाता है, भारत का नहीं शामिल होता। और इसलिए उन्होंने कह दिया भारत पिछड़ा हुआ है, भारत विकासशील है, और उन्होंने अपने आप को कह दिया हम विकसित है। इस परिभाषा को स्वीकार करेंगे क्या हम? एक और दूसरा छोटा उदाहरण, अगर हम अपनी किचन गार्डन के पिछवाड़े में कोई छोटी मोटी सब्जियां लगा ले, टमाटर लगा लिया, हरी मिर्च लगा लिया, पुदीना लगा लिया, धनिया लगा ली, भिंडी लगा ली, तोरी लगा ली, किचन गार्डन से तोड़ा और किचन में पका लिया। अब सब्जियों का उत्पादन तो हुआ, पर वर्तमान की परिभाषा के हिसाब से ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अपने देश का किसान जब फसल पैदा करता है तो फसल पैदा करने के बाद में वो अपने घर के कंजम्पशन के लिए एक हिस्सा रख लेता है, उसको बोलते हैं सेल्फ कंजम्पशन। चावल पैदा किया तो चावल रख लिया, गेहूं पैदा किया तो गेहूं रख लिया, गन्ना पैदा किया तो गुड़ और शक्कर रख ली, बचे हुए को मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है। वर्तमान परिभाषा में ये जो मार्केटेबल सरप्लस है, जो बचा हुआ हिस्सा है, वो जीडीपी में शामिल होता है। ये जो स्वयं उपभोग के लिए रख लिया, उत्पादन तो किया है, उपभोग भी किया है, जीडीपी में शामिल नहीं हो रहा। तो आज सारी दुनिया भर में यह बहस चली है, नए ढंग से जीडीपी को परिभाषित किया जाना चाहिए, जीडीपी के आधार पर विकास को मान्य नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय चिंतन ने प्रारंभ से इस बात पर जोर दिया है। एक दूसरी बात भी वर्तमान का विकास मॉडल कहता है, कुल मिलाकर आर्थिक नीतियों का, विकास की नीतियों का, योजनाओं का उद्देश्य क्या है? रहन सहन का स्तर बढ़ाना, ये उद्देश्य है। अब ये रहन सहन का स्तर कैसे बढ़ता है? तो परिभाषा ऐसी समझाई जाती है, रहन सहन का स्तर इस बात पर निर्भर करता है आपके पास उपभोग करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की संख्या कितनी है। जिसके पास वस्तुओं और सेवाओं की उपभोग के लिए जितनी ज्यादा संख्या होगी, वो उतना ही ज्यादा ऊंचे रहन सहन के स्तर का कहलाएगा। कोई सादा जीवन रहता है तो वो रहन सहन के स्तर के हिसाब से नीचे दर्जे का माना जाएगा। क्या हुआ इसका परिणाम? दुनिया भर में उपभोक्तावाद बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन पर जोर पड़ने लगा। क्यों कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए कर रहे हो। और जब ज्यादा कंजम्पशन करेंगे, असंयम के ढंग से उपभोग करेंगे, तो बीमार हो जाएगा आदमी। बीमार हो जाने के बाद में डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवा लिखता है। वर्तमान परिभाषा के हिसाब से उसके लिए उपभोग की वस्तुओं और सेवाएं और बढ़ गई। ये बीमार आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्तमान परिभाषा से और बढ़ गया। स्वीकार करेंगे क्या? इसके विपरीत एक व्यक्ति सादा जीवन के हिसाब से संयम पूर्ण उपभोग करता है तो अभागा बीमार नहीं पड़ता। बीमार नहीं पड़ता तो डॉक्टर की सेवा नहीं लगती, उसको दवा नहीं लगती। पहले ही उपभोग की वस्तुएं कम थी, अब डॉक्टर और दवा न लगने के कारण से पहले वाले व्यक्ति की तुलना में इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचा माना जाता है। तो वर्तमान परिभाषा के दोष के कारण से समूची दुनिया में
कंज्यूमरिज्म की समस्या आ गई, उपभोक्तावाद की समस्या आ गई है, भोगवादी जीवन शैली का निर्माण हो गया। ज्यादा से ज्यादा आपकी जरूरतें बढ़नी चाहिए, आवश्यकताएं बढ़ना चाहिए, इसका दौर शुरू हो गया। और ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कहा गया कि उत्पादन बढ़ाओ। उत्पादन बढ़ाने के लिए दो काम कर रहे हैं दुनिया के देश। पहला काम कर रहे हैं प्राकृतिक साधनों का बेरहमी से शोषण। जो जितना बड़ा देश है दुनिया का, जितना संपन्न देश है, वो प्राकृतिक साधनों का उतना ही शोषण कर रहा है। तो समस्या क्या आ गई? पर्यावरण की समस्या आ गई, प्रदूषण की समस्या आ गई। उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरा काम क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े कारखानों वाले ऊर्जा भक्षी उत्पादन तंत्र का निर्माण। तो बड़े कारखाने मशीनों से चलेंगे, ऊर्जा का प्रयोग ज्यादा होगा, दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस आ गया, ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। मशीनें ज्यादा काम करेगी, आदमी कम काम करेगा, दुनिया भर में बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया। इसलिए कुल मिलाकर के ये पश्चिमी विकास का मॉडल ये समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रहा है। अपने देश में 67 साल स्वतंत्रता को हो गए, हालत क्या है अपने देश की? गरीबी बढ़ी है अपने देश में। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग लगभग 27% है, जबकि गरीबी रेखा की परिभाषा ही मजाक वाली परिभाषा की है। 32 रुपए प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में और 28 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में। ये गरीबी रेखा की इतनी हल्की परिभाषा करने के बाद में भी देश का 1/3 व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है। दुनिया में सबसे ज्यादा गरीबों की संख्या किसी में? हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या किसी देश में है? हिंदुस्तान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार लोगों की संख्या किसी देश में है? हिंदुस्तान में है। अभी कुछ दिनों पहले ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, दुनिया के 187 देशों को क्रमांक दिया है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान का नंबर 67 साल की स्वतंत्रता के बाद में भी 187 देशों में 135वां आया है। तो कुल मिलाकर के समस्याएं सुलझी नहीं है, विषमताएं बढ़ गई है। अमीर और गरीब के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। अनुमान यह है, आकलन यह है, सबसे गरीब की आय और सबसे अमीर की आय के बीच हिंदुस्तान में 90 लाख गुना अंतर है। तो विद्रोह आएगा ना, नौजवान के भीतर आक्रोश आएगा ना। ये बहुत सारी समस्याएं इस विषमता के कारण से, गरीबी के कारण से, बेरोजगारी के कारण से निर्माण हो रही है। तो वर्तमान का विकास मॉडल हमको रास्ता नहीं दे रहा है। इसलिए सवाल ये खड़ा होता है, आज स्वतंत्रता के दिवस के उपलक्ष्य में क्या भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय सोच के आधार पर विकास का कोई रास्ता हो सकता है क्या? विकास का कोई प्रतिमान हो सकता है क्या? विकास की कोई नीति हो सकती है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में मेरा जवाब है हां, हो सकता है। और इस जवाब को तलाशते समय मैंने एक संकल्पना देने का प्रयत्न किया है। उसको नाम दिया है मंगल विकास, सुमंगलम का कॉन्सेप्ट, ऐसा देने का प्रयत्न किया है। मेरा यह कहना है कि दुनिया में हर एक देश अपनी प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति के हिसाब से विकास करता है, पर हिंदुस्तान ने नहीं सोचा। हिंदुस्तान में नई विकास की जो राह बननी चाहिए, हिंदुस्तान की प्रकृति, प्रवृत्ति, संस्कृति, आशा, आकांक्षा, आवश्यकता, साधन संपदा, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और हिंदुस्तान में उपलब्ध संसाधनों और कौशल प्रतिभाओं के बलबूते पर देश के समग्र विकास की योजना बननी चाहिए। उसको मंगल विकास कहेंगे। क्या करेगा ये मंगल विकास? तो इस मंगल विकास के माध्यम से अपने देश में एक पड़ोस में छोटा सा देश है भूटान। भूटान का किंग है, चौथे किंग, अब तो वो राजा पद से मुक्त हो गए और अपने बेटे को उन्होंने राजा बना दिया। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। भूटान के किंग ने भी कहा कि विकास को मापने का तौर तरीका जीडीपी नहीं हो सकता। बौद्ध देश है, बौद्ध विरासत के आधार पर, बौद्ध सभ्यता के आधार पर हम देश में विकास को मापेंगे। तो मैंने भी
बहुत पहले से ये कहना शुरू किया है, हम कुल मिलाकर विकास का उद्देश्य रखेंगे तो क्या रखेंगे? तो हमारे यहाँ के मनीषियों ने बहुत पहले से कहा हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कहा हुआ है। सर्वभूत हिते रतः कहा हुआ है। उसको आधुनिक परिभाषा में, आधुनिक शब्दावली में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस, समग्र सामाजिक सुख। हम ऐसा विकास का तरीका निकालेंगे, विकास की ऐसी नीति बनाएंगे, समाज के हर व्यक्ति को सुख मिल सके। आज की स्थिति में समाज के सब व्यक्तियों को सुख नहीं है, तो ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस के हिसाब से विकास की नीति बनाएंगे। कैसे मिलेगा ये ग्रॉस सोशल हैप्पीनेस? तो 6 बातों को पूरा करने वाली विकास की नीति चाहिए। ऐसी अर्थनीति, अर्थ व्यवहार बनना चाहिए जो देश में, समाज में 6 बातों की गारंटी दे सके। पहली बात है सबको रोटी। रोटी शब्द का प्रयोग मैं करता हूं तो इसका अर्थ है देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी होना चाहिए। आज दुनिया का कोई देश क्लेम नहीं कर सकता, अमेरिका भी नहीं कर सकता, यूरोप भी नहीं कर सकता, वहां के प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हो रही है। भारत में हम ऐसा विकास का मॉडल लाना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी हो। ये पहला उद्देश्य होगा सुमंगलम के विकास का। दूसरी बात, सबको स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल जिसको बोलते हैं। पर जब मैं सबको स्वास्थ्य बोलता हूं तो स्वास्थ्य की कल्पना भारतीय दृष्टि से समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ 3 प्रकार का स्वास्थ्य माना गया है। एक शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, पर केवल शरीर स्वस्थ रहने से काम नहीं चलता, इसलिए दूसरा हमारे यहाँ माना गया है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ भी चाहिए। दुनिया के देश इस मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की भी थोड़ी थोड़ी बात करने लगे हैं, पर भारतीय चिंतन ने स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक तीसरे प्रकार का स्वास्थ्य भी आवश्यक बताया है। वो भावनात्मक स्वास्थ्य है, इमोशनल हेल्थ है। आपकी भावना ही अशुद्ध है, उसी में विकार है, उसी में दोष है, तो आपके माध्यम से देश का और समाज का भला नहीं हो सकता। तो जब हम भारत की नई योजना बनाने की बात कहते हैं तो तीनों प्रकार का स्वास्थ्य, इसकी रचना और इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। कैसे आएगा ये? केवल एलोपैथी के सहारे नहीं आ सकता, एक होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न अपनाना पड़ेगा। अपने देश में प्रारंभ से अपने मनीषियों ने 2 प्रकार के हेल्थ का स्ट्रीम बताया है। एक वो कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ स्ट्रीम। आपका आहार, विहार, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप बीमारी ना पड़े, इसको प्रिवेंटिव हेल्थ कहते हैं। क्या खाना, सवेरे क्या खाना और सायंकाल क्या खाना, बच्चे ने क्या खाना, बूढ़े ने क्या खाना, गर्भवती महिला ने क्या खाना, इसका विचार है। पर तो आज तो सबकी थाली में एक ही जैसा मेनू रहता है। तो अपने यहां पर कहा गया आहार के संबंध में योग्य प्रकार का विचार करना पड़ेगा, तब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और दूसरा, उसके बाद में भी बीमार पड़ जाए तो सब पैथियों को मिलाकर एक नए प्रकार का होलिस्टिक हेल्थ पैटर्न अपने देश में क्यूरेटिव सिस्टम के नाम पर आना चाहिए। तो इसलिए दूसरी बात विकास के नए मॉडल में होगा सबको स्वास्थ्य। तीसरी बार होगी सबको संस्कारप्रद समाजोपयोगी शिक्षा के समान अवसर। ऐसा मैंने बोला है, शिक्षा के समान अवसर नहीं है आज अपने देश में। किसी का माँ बाप पैसे वाला है, वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा देगा, और जिसके माँ बाप की जेब में पैसा नहीं है वो अपने बच्चे को ठीक से स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकता। बालक और बालिका की प्रतिभा के विकास की जिम्मेवारी समाज की और राज्य की होनी चाहिए। कोई बालक बालिका किसी भी घर में पैदा होता है, उसको शिक्षा मिलना ही चाहिए, समान अवसर चाहिए शिक्षा के। और शिक्षा कैसी चाहिए? संस्कारप्रद चाहिए। आज तो संस्कारहीन शिक्षा है, तो संस्कार वाली शिक्षा चाहिए। समाजोपयोगी चाहिए, अपने देश के लिए क्या उचित है, अपने देश के लिए क्या उपयोगी है, अपने समाज की क्या आवश्यकता है, उसके हिसाब से शिक्षा की रचना होनी चाहिए। तो ये तीसरी बात इसके अंतर कहते हैं। और चौथी बात, जो नौजवानों के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, सबको रोजगार। आज तो कोई रचना, अमेरिका भी बेरोजगारी से ग्रस्त है,
यूरोप भी बेरोजगारी से ग्रस्त है। हिंदुस्तान तो इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ी समस्या ही बेरोजगारी है। आपको ऐसा अर्थतंत्र बनाना पड़ेगा सबको रोजगार दे सके। और अगली बात मैंने कही है, सबको आवास, रहने का मकान ही नहीं, छत ही नहीं है, और आवास कैसा हो, सैनिटेशन सुविधाओं से युक्त आवास चाहिए। और छठी बात मैंने कही है, सबको सुरक्षा। ये 6 बातों को जो पूरा करेगा वो भारतीय चिंतन के हिसाब से, भारतीय सोच के हिसाब से विकास का प्रतिमान बनेगा। सवाल ये आएगा कैसे, लागू कैसे होगा, क्रियान्वयन कैसे होगा, धरती पर कैसे उतार सकते हैं इन 6 बातों को, उसके लिए कुछ रचनाएं बदलनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी। वो पुरानी रचना, दकियानूसी रचना के आधार पर देश और समाज को विकास के इस रास्ते पर नहीं ले जा सकते। रूस की या अमेरिका की नकल करके भी हम देश को इस रास्ते पर नहीं ले जा सकते। तो पहला काम करना पड़ेगा, किसी भी देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता रहती है, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता रहती है। कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए? तो मंगल विकास में हमने कहा है मानव केंद्रित, पर्यावरण प्रेमी टेक्नोलॉजी चाहिए। 2 विशेषण बताएं। आपकी ह्यूमन फेस टेक्नोलॉजी चाहिए, जिससे मनुष्य को नुकसान ना हो, मनुष्य डिस्प्लेस ना हो, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। आज की टेक्नोलॉजी से तो पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अपने हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड लाए, खेती में नई पद्धति हम लाए, खेती की उस पद्धति के कारण से तो जमीन जहरीली हो गई, उत्पादन जहरीला हो गया, हमारा शरीर में केमिकल कंटेंट बढ़ गया, हम बीमार हो गए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हो। तो हम एक नई प्रकार की टेक्नोलॉजी के विकास करने की चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। और जब मैं ये बोलता हूं चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा, तो हिंदुस्तान पुरातन देश है। हिंदुस्तान में पुरानी परंपरागत टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। हजारों साल से, हजारों साल से हमारे यहां टेक्नोलॉजी रही। अपने दिल्ली में लौह स्तंभ खड़ा है, सिंगल पिलर है, जितना धरती के ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है। मोटाई ऐसी एक दोनों भुजाओं में नहीं आ पाता, ऐसा सिंगल स्टील का पीस है वो। दुनिया में आज भी कोई लेटेस्ट स्टील की टेक्नोलॉजी ऐसा सिंगल पीस नहीं बना सकती जिसको जंग नहीं लगा। बरसात में खड़ा है, धूप में खड़ा है, सर्दी में खड़ा है। तो हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं थी क्या? टेक्नोलॉजी थी। हम 2250 काउंट का सूत काटते थे। ये जो वर्णन आता है ढाके की मंगलवल अंगूठी में निकल जाती थी। आज दुनिया की बेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री 550 काउंट से ज्यादा का सूत नहीं काट सकती। तो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी नहीं थी ये तो हम नहीं कह सकते। खेती के संबंध में रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी में लिखा है हिंदुस्तान के किसान को कौन सी फसल कब बोना चाहिए, कौन सा बीज कैसे डालना चाहिए, सिंचाई का कौन सा साधन अपनाना चाहिए। जितनी जानकारी भारत के किसान को दुनिया में किसी किसान को नहीं है, ऐसा रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी ने लिखा था। तो हमारी जो ये परंपरागत टेक्नोलॉजी है इसको आधुनिक बनाना पड़ेगा, नए जमाने के हिसाब से इसका अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। और दुनिया भर में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हम विरोधी नहीं है, उसको देशानुकूल बना करके ग्रहण करना पड़ेगा, हमारी परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ेगा। तो पहला काम विकास के लिए टेक्नोलॉजी को ठीक प्रकार से एड्रेस करना और टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना। दूसरा काम करना पड़ेगा, रचना बदलनी पड़ेगी। हमको कैसी रचना लानी पड़ेगी? हमको विकेंद्रित अर्थतंत्र लाना पड़ेगा। आज तो केंद्रीकृत आ गया, बड़े बड़े उद्योग हैं, बाकी छोटे उद्योग समाप्त हो गए, हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गए, हमारे यहाँ शिल्प उद्योग खत्म हो गए, छोटे छोटे किसान का नुकसान हो गया है। तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? तो विकेंद्रित अर्थतंत्र की रचना बनानी पड़ेगी हिंदुस्तान में। उसके कारण से, उसके आधार पर सबको रोजगार दे सकेंगे, उसके आधार पर विषमता को भी हम एड्रेस कर सकेंगे, विषमता भी नहीं आएगी। ये दूसरा काम करना पड़ेगा। और तीसरा, उत्पादन के क्षेत्र में नए ढंग से विचार करना पड़ेगा। आजकल जितना भी बड़े कारखानों में उत्पादन होता है उसमें इनपुट का ज्यादा प्रयोग होता है और आउटपुट कम मिलता है।
उत्पादन इनपुट आउटपुट रेशो का नाम है। ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चैलेंज ये है कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं क्या? रिसोर्स क्रंच का मामला है ना। दुनिया में संसाधन तो सीमित है ना। हम सारा कोयला खा गए, सारा लोहा खा गए, सारा तेल पी गए, सारे वन संपदा को उजाड़ दिया, बचा क्या अपने पास में? क्योंकि हमने जो उत्पादन का तौर तरीका अपनाया उस तौर तरीके के द्वारा ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट लिया। हमको बदलना पड़ेगा ये चक्र। कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट लेने वाला चक्र लाना पड़ेगा। जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, उपभोग शैली बदलनी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा कि कुल मिलाकर के ज्यादा उपभोग को हमने बड़ा स्थान दे दिया, तो सीमित संयमित सदाचारी उपभोग शैली ये अपने यहाँ के चिंतन में, परंपरागत चिंतन में रहा है। बचत ज्यादा करना, अनावश्यक उपभोग नहीं करना। कुछ वर्षों पहले अमेरिका में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसकी कारण मीमांसा हुई, उसके संबंध में लोगों ने अध्ययन किया। कारण क्या बना? भोगवादी जीवन शैली कारण बना। अमेरिका भी संकट में आ गया और अमेरिका के कारण से दुनिया के देशों भी संकट में डाल दिया। इसलिए नई रचना में, नई व्यवस्था में हमको इस प्रकार का शिक्षण देना पड़ेगा, इस प्रकार का मनमानस बनाना पड़ेगा। चीजों का उपभोग तो करेंगे पर सीमित करेंगे, संयमित करेंगे। और हमारे यहां पर जो विशेष बात होती चली जा रही है, उपभोग सदाचारी है। सदाचारी का अर्थ होता है पड़ोस का व्यक्ति भूखा सोए और मैं अय्याशी में विलासता की चीजों का उपभोग करता रहूं, ये सदाचार नहीं है। वनवासी क्षेत्र में रहने वाला, जनजातीय क्षेत्र में रहने वाला, सेवा बस्ती के क्षेत्र में रहने वाला सामान्य व्यक्ति, उसके पास में तो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने लायक भी चीजें ना हो, और हमारे घर में अनावश्यक चीजों का अंबार लगा रहे। इतने सारे कपड़े खरीद लेना कि एक कपड़े का नंबर साल भर में भी ना आए, और दूसरी ओर अपने देश के बहुत सारे लोगों के तन पर कपड़ा नहीं है। तो इसको असदाचारी जीवन शैली कहेंगे। बदलना पड़ेगा। सारी दुनिया भर में भी चला है कि उपभोक्तावादी जीवन शैली के आधार पर दुनिया में अमन चैन नहीं आ सकता, कल्याण नहीं आ सकता, मंगल नहीं हो सकता, दुनिया के सब लोगों में सद्भाव और शांति नहीं आ सकता। पर विचारों को संयम रखना नहीं आता उनको। इसलिए वहां क्या किया है, एक दिन बाजार में ही मत जाओ, मार्केट हॉलीडे आ गया। संयम तो रख नहीं सकते, बाजार में जाएं और खरीद कर न लाएं, ये संभव नहीं है उनके लिए, इसलिए मार्केट हॉलीडे आ गया। पर भारतीय चिंतन में हमने सीखा है, हम बचत करेंगे, उपभोग कम से कम करेंगे और उसके आधार पर समाज के तमाम लोगों में बांट करके उस चीजों को कहेंगे। और इस सोच के कारण से, इस विचार के कारण से हमारा देश गरीब होते हुए भी आज हमारी हाउस होल्ड सेविंग 34% है। अमेरिका तो कर्ज में है, अमेरिका में तो सेविंग एविंग कुछ नहीं है संपन्न हमसे कई गुना, पर बचत करने की आदत छूट गई, उपभोग पर संयम रखने की आदत छूट गई। इसलिए मंगल विकास में हम कहेंगे नए प्रकार की संयमशील जीवन शैली अपनाएंगे। एक प्रश्न यहां उपस्थित हो सकता है, दुनिया के देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दुनिया के देशों के साथ आयात निर्यात के संबंध रखेंगे कि नहीं रखेंगे? WTO में हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने यहां पर इन्वेस्टमेंट बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? अपने देश के लोग इन्वेस्टमेंट दूसरे देशों में करने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध की रचना क्या रहेगी नए विकास के मॉडल में? उसके संबंध में हम कहते हैं हम दुनिया के देशों के साथ संबंध रखेंगे, परंतु शोषक और शोषित का संबंध नहीं रखेंगे। अभी तक जो संबंध है, दुनिया के संपन्न देश, दुनिया के बड़े देश, दुनिया के सामान्य देशों का, गरीब देशों का, विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं, बराबरी का व्यवहार नहीं हो रहा है। इसलिए जिस प्रकार के नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध की हम कल्पना करते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध में दुनिया के देशों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। हम कुछ चीजों का एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ चीजों का इंपोर्ट करेंगे। हमारे लोग जाकर के अगर वहां काम करेंगे तो उन देशों के लोगों को भी हम अपने देश में आकर काम करने की इजाजत देंगे। परंतु इस सारे खेल में देश के हित के साथ सौदा नहीं होना चाहिए, देश का हित कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए,
देश के हित को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध की नई रचना करनी पड़ेगी। WTO में आजकल मीटिंग हो रही है, पिछले दिनों में शुरू हुई है, हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। इस दबाव आ रहा है, भारत ने स्टैंड लिया, भारत किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को कम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सामने सवाल देश के आम आदमी की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। अपने देश को पेट भरने लायक अनाज नहीं दे पाते, खाद्य नहीं दे पाते, और दुनिया के देशों को मार्केट एक्सेस दे करके उनको हमारे देश के बाजार में हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने की इजाजत दे देंगे तो हमारी खेती चौपट हो जाएगी, हमारा किसान चौपट हो जाएगा। किसान को सहारा देना, उसको सब्सिडी देना, ये हमारी जिम्मेवारी, हम देंगे, किसी दबाव में नहीं झुकेंगे। दबाव आ रहा है, पर अपने देश की सरकार ने उस दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में हम एक नया रास्ता बनाएंगे, नई तरकीब निकालेंगे, नए प्रकार की योजनाएं और रचनाएं बनाएंगे, जिसके कारण से भारत के हितों को ध्यान में रख करके और कुल मिलाकर के संसार के मंगल के लिए, संसार के कल्याण के लिए, जिसमें किसी का शोषण न हो, ऐसे संबंधों की रचना में हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। एक प्रश्न जो बहुत बड़ा उपस्थित होता है आर्थिक रचना में, वो विषमता को दूर करने का है। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, स्वामित्व किसका रहेगा देश के संसाधनों पर, स्वामित्व का प्रश्न, ऑनरशिप किसको रहे। कैपिटलिस्टिक सिस्टम कहता है ऑनरशिप व्यक्ति की रहेगी, एक व्यक्ति का खेत, एक व्यक्ति का कारखाना, एक व्यक्ति की दुकान, एक व्यक्ति का मकान, तो इसको इंडिविजुअल ऑनरशिप कहते हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व कहते हैं। ऐसा व्यक्ति के स्वामित्व को मान्य करके जो रचना बनती है, वो केवल मात्र व्यक्ति के इंटरेस्ट के लिए बनती है, अपने हित को पूरा करने के लिए, अपने लाभ के लिए वो समाज को कितना भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के कारण से दुनिया भर में विषमता आई। पूंजीवादी व्यवस्था के कारण से साधन संपन्न लोगों ने साधनहीन लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। उसका रिएक्शन हुआ, उसकी प्रतिक्रिया हुई, साम्यवादी व्यवस्था आ गई। उसने कहा व्यक्ति व्यक्ति के पास कुछ नहीं छोड़ना है, सबका सरकार सरकारीकरण कर ले। तुम्हारे पास न खेत रहेगा, न कारखाना रहेगा, न मकान रहेगा, न दुकान रहेगा। जैसे जेल में कैदी को रोटी दे देते हैं और कपड़ा दे देते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दे देंगे, जो बताएंगे वो काम करना पड़ेगा। रूस में इसी प्रकार की व्यवस्था बनी थी, कुछ समय चला, पर इस व्यवस्था के कारण से लोगों की काम करने की प्रेरणा समाप्त हो गई। रूस ढह गया, सारा कम्युनिस्टिक संसार ढह गया। इसलिए भारतीय चिंतन के आधार पर हमने कहा कि ये जो संसाधनों पर स्वामित्व है वो तो परमात्मा का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचम जगत्याम जगत, ये जो हमने कहा संसाधन तो पर्याप्त परमात्मा का है। पहाड़ कौन लाए थे? खदानों में माइंस किसने डाली थी? नदियों में जल किसका है? वन क्षेत्र में पेड़ पौधे किसके हैं? परमात्मा के सब है। तो हमको एक बात स्वीकार करनी पड़ेगी, संसाधनों का असली मालिक परमात्मा है। हम क्या हैं? तो हम ट्रस्टी हैं उसके, हम उसके रखवाले हैं। देश के, समाज के, परिवार के हित के लिए उसका जितना प्रयोग करना आवश्यक है उतना प्रयोग करेंगे तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, रचना बदल जाएगी। और अगर ट्रस्टी का भाव आ गया तो समाज में सबको बांटकर उपभोग करेंगे, वितरण की समानता आ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस आ जाएगी, परंपराएं बदलेंगी, रचनाएं बदलेंगी, उसके कारण से व्यवस्थाएं बदलेंगी, उसके कारण से डिस्ट्रीब्यूशन के तौर तरीके बदलेंगे, मार्केटिंग का सिस्टम बदलेगा, बैंकिंग का सिस्टम बदलेगा। ऐसा सब बदल करके कुल मिलाकर के देश के तमाम लोगों को उनकी जरूरत के लायक सामान मिल सके, आय मिल सके, एक दूसरे की आय में बहुत बड़ी असमानता न हो और सब मिलजुल करके देश के विकास में योगदान दे सके। ऐसी एक व्यवस्था लाने का प्रयत्न करेंगे और इस सब का आधार होगा अपनी परिवार व्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी आधारशिला कोई है तो परिवार व्यवस्था है। परिवार है तो देश है, परिवार है तो अर्थतंत्र है। इसको कमजोर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।
तो परिवार व्यवस्था को बना करके प्रयत्न करेंगे। संक्षेप में कुल मिलाकर के कहना हो तो नए विकास का प्रतिमान, भारतीय सोच के हिसाब से विकास का प्रतिमान 5 बातों के समन्वय के आधार पर बनेगा। एथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी, एनर्जी और एम्प्लॉयमेंट। नैतिकता के आधार पर व्यवहार होना चाहिए। नैतिकता हट गई है, इसलिए घोटाले हो रहे हैं, इसलिए लूट खसोट हो रहा है, इसलिए व्यभिचार हो रहा है, इसलिए काला धन हिंदुस्तान में भी बन रहा है और बाहर भी जा रहा है, क्योंकि हमने आर्थिक व्यवहार में से नैतिकता को हटा दिया। तो एथिक्स आना चाहिए। एथिक्स के आधार पर अर्थतंत्र चलना चाहिए, इकोनॉमी आना चाहिए। इकोलॉजी पर्यावरण को कहते हैं, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। एनर्जी का प्रयोग ठीक प्रकार से करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा, बायोगैस एनर्जी का प्रयोग करना पड़ेगा। वर्तमान की परंपरागत एनर्जी वो सीमित मात्रा में, तो एनर्जी को लाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, इन 5 चीज के कॉम्बिनेशन के आधार पर नए विकास का रास्ता बनेगा, नए विकास का तंत्र बनेगा, नई अर्थ रचना बनेगी। वो 3 बातें देंगी। पोषण क्षम अर्थतंत्र। अर्थतंत्र कैसा होगा? पोषण क्षम होगा। नरिशिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हर एक आदमी के पोषण के लिए आवश्यक जरूरी सामान उस देश की अर्थव्यवस्था में मिलेंगे, इसलिए पोषण क्षम अर्थतंत्र का। धारण क्षम टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। वर्तमान की टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, बचेंगे कि नहीं बचेंगे। क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, अस्तित्व का प्रश्न हो गया। समाज बचेगा कि नहीं बचेगा, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी, ये ग्लोब बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि वर्तमान की टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। इसलिए इस नई रचना में धारण क्षम टेक्नोलॉजी बनेगी। और अंतिम बात, संस्कार क्षम समाज तंत्र। समाज को टिकना है, समाज को रहना है, समाज को आगे बढ़ना है, तो मिलजुल करके रहने के संस्कार के आधार पर समाज आगे बढ़ेगा। तो संस्कार क्षम समाज तंत्र, इसको हम कहते हैं भारतीय चिंतन के आधार पर, भारतीय सोच के आधार पर विकास का प्रतिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बजरंग बाल जी। जो हमारे अतिथिगण यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग में से कोई भी अगर उठकर प्रश्न करना चाहते हैं बजरंग लाल जी से, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं प्रमोद कुमार पांडे हूँ। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आपका बड़ा सुचिंतित व्याख्यान हुआ और मैंने इस मुद्दे पर आपको पहले भी सुना है। हमारे यहाँ निकट बहुत बड़ा है, प्रतिमान, और व्यवहार बहुत प्रतिकूल है। इसका निदान कैसे? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसीलिए मैंने बीच में शिक्षा की बात करते समय और अंत में अपने भाषण को कंक्लूड करते समय संस्कार की बात कही है। आज अपने यहाँ की दिक्कत ये होगी, समाज में से संस्कार बाहर निकल गया। आज जितने प्रकार की पढ़ाई पढ़ा रहे, मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता रहा दिल्ली विश्वविद्यालय में। आज के इकोनॉमिक्स में पढ़ाते समय हम विद्यार्थियों को ये पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स हैज नथिंग टू डू विद एथिक्स, यहां से पढ़ाते हैं। अगर आपका अर्थ व्यवहार, अर्थ चिंतन नैतिकता से कोई संबंध ही नहीं रखेगा, तो उसके आधार पर जो व्यवहार होगा वो लूट खसोट वाला होगा। इसलिए इस नए प्रकार की परिभाषा के आधार पर हमको पढ़ाई में भी अंतर करना पड़ेगा, शिक्षा में भी अंतर करना पड़ेगा। गांधी जी ने कभी कहा था, आई मस्ट कन्फेस that I do not draw a sharp contrast between economics and ethics. Economics that hurts the moral well-being of an individual or a nation is immoral. साहस किया था गांधी जी ने। मैं ऐसी किसी आर्थिक नीति को पसंद नहीं करता जो मॉरलिटी से दूर करती हो। गुनार मिडल एक बहुत बड़े दुनिया भर के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हो गए हैं। उन्होंने एशियन ड्रामा करके पुस्तक लिखी, उसी पर उनको नोबेल प्राइज मिला था। उनको कहा कि आप अर्थशास्त्र को कैसे परिभाषित करोगे, तो गुनार मिडल ने सबसे पहले भारतीय चिंतन के आधार पर अर्थशास्त्र को परिभाषित किया और उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज ए मॉरल साइंस। तो इस मॉरलिटी को सेंटर स्टेज पर फिर से लाना पड़ेगा।
शिक्षा में भी लाना पड़ेगा, भिन्न भिन्न प्रकार के विषयों में भी लाना पड़ेगा। मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर लिया। तो मैंने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में उन प्रोफेसर्स को कहा कि आप मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाते हैं? उनका मार्केटिंग पढ़ाते हैं। तो सफल मार्केटिंग वाला कौन बनता है? एमबीए वाला। तो उन्होंने कहा जो अपने टारगेट को हासिल कर ले। तो मैंने कहा आगे क्या बताते हैं, टारगेट कैसे हासिल करना? उन्होंने कहा दिस वे और दैट वे, दिस इज नॉट आवर कंसर्न, बट यू मस्ट अचीव योर टारगेट। अगर ऐसी एमबीए की पढ़ाई होगी तो ऐसी एमबीए की पढ़ाई करने वाले समाज जीवन में भला नहीं कर सकता। इसलिए इसके लिए एक ही उपाय है, कुल मिलाकर समाज का चिंतन, माइंडसेट बदलने का काम करना पड़ेगा। देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस संख्या में होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने अपने टेक्नोलॉजी को एड्रेस करते समय दो एस्पेक्ट टेक्नोलॉजी के बताए। पहली बात, हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी शून्य देश नहीं है, इस कल्पना से बाहर आना पड़ेगा। अब्दुल कलाम की पुस्तक हमने 2020 वाली अगर पढ़ी हो तो उस अब्दुल कलाम ने उस किताब में एक रेफरेंस दिया है कि मैं सबसे पहले जब साइंटिस्ट के बीच गया और मैंने कहा कि टीपू सुल्तान ने सबसे पहले रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया था, तो लोगों ने कहा कि अब्दुल कलाम का दिमाग खराब हो गया। हिंदुस्तान का आदमी उस जमाने में रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे कर सकता है? तो भारत के लोगों पर भारत के प्राचीन कालखंड में हमारे यहाँ बड़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी रही है, इसको मानने का ही स्वभाव खत्म हो गया। उन्होंने कहा, फिर मैं लंदन की लाइब्रेरी में जाकर के वहाँ के रेफरेंस निकाल करके लाया और तब बताया। उन्होंने कहा हो सकता है अगर वो कह रहे हैं तो पहली बात तो इस माइंडसेट से भारत को बाहर आना पड़ेगा। भारत के पास में परंपरागत टेक्नोलॉजी का अथाह भंडार है, पर उसका अपग्रेडेशन मांगता है। जो आपका सवाल का संकेत है, आवश्यक है। एज इट इज उसका प्रयोग नहीं कर सकते। वर्तमान नई रिसर्च के हिसाब से हमको उसका अपग्रेडेशन करना चाहिए। बाहर की जो टेक्नोलॉजी है, जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके प्रयोग करने से कोई मना नहीं कर रहा, पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते समय ये देख लीजिए कि आपकी समस्याओं का समाधान वो टेक्नोलॉजी कर रही कि नहीं कर रही है तो जरूर करिए, नहीं कर रही है तो उस टेक्नोलॉजी को अमेंड करिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जापान ने जब प्रगति प्रारंभ की तो उस समय पर टेक्सटाइल के क्षेत्र में इंग्लैंड काफी आगे था। जापान वही हैंडलूम का प्रयोग करता था, वही करघा जापान के यहां पर था, और जापान का कपड़ा अच्छा नहीं मानते थे। उस जमाने में पुराने दादा दादी नानी नानी से अगर आप घर जाके पूछेंगे तो बताएंगे, वो जापान के कपड़े के बारे में ऐसा मशहूर था, जापान का कपड़ा खरीदना नहीं चाहिए, खरीद लिया तो सिलाना नहीं चाहिए, सिला लिया तो पहनना नहीं चाहिए, पहन लिया तो धोना नहीं चाहिए, और धो दिया तो रोना नहीं चाहिए। ऐसा एक थर्ड रेट कपड़ा होता था जापान को। तो जापान ने कहा कि हमको इंग्लैंड को कंपीट करना, कैसे कर सकते हैं? जापान के पास उस समय पूंजी नहीं थी, क्यों तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पिट गया था, पर हमको कंपीट करना है। तो जापान की सरकार ने वहां के करघे वाले अच्छे कारीगरों को बुलाया कि अपना कपड़ा खराब क्यों बनता है, अपने कपड़े की मार्केट में कॉस्ट ज्यादा क्यों आती है? तो उन्होंने बताया कि साहब उसका एक ही कारण है, हमारे यहाँ धागा टूट जाता है, और धागा टूट जाता है तो धागे को जोड़ना पड़ता है, जोड़ेंगे तो उसमें गांठ आ जाती है, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, और समय लगता है। उस समय लेबर कॉस्ट ही सबसे बड़ी कॉस्ट होती थी, तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो क्वालिटी खराब होगी, कॉस्ट बढ़ गई, मार्केट में पट गए। उनका यही कारण है। तो टेक्नोक्रेट्स को बुलाया उन्होंने, और टेक्नोक्रेट्स को कहा इसी करघे में आप कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या, जिसके कारण से ये समस्या हल हो जाए। और इतिहास गवाह है, जापान के उस जमाने के टेक्नोक्रेट्स ने उसी परंपरागत करघे में एक छोटा सा एपरेटस लगाया। जैसे ही धागा टूटता था, टूटने की आशंका होती थी, वो पीपी की आवाज करता था, कारीगर सतर्क हो जाता था, धागे को टूटने नहीं बन। उसी करघे से वर्ल्ड टेक्सटाइल मार्केट में जापान ने इंग्लैंड को परास्त किया। तो टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से प्रयोग करना,
एक शुमाखर करके बहुत बड़े विद्वान हो गए हैं, उनकी एक पुस्तक है बड़ी मशहूर, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, चैलेंज है, चुनौती है हमारे टेक्नोक्रेट्स के सामने। नए ढंग से सोचना, अपनी परिस्थितियों के अनुसार सोचना, नई सोच को आने से मना नहीं करना, पर अपना उपयोग देख लेना। ऐसा अगर टेक्नोलॉजी के संबंध में अगर हमने एड्रेस किया तो निश्चित रूप से भारत प्रगति भी करेगा और दुनिया का मार्गदर्शन भी करेगा। बजरंग लाल जी, आपका स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। खास करके आज स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आपने जो भी देश के युवाओं को और हम लोगों को संबोधित करके जो कहा, लेकिन 67वीं स्वतंत्रता दिवस है हमारा और देश, दुनिया के अंदर भारत देश सबसे युवा मतदारों से भरा है। तो क्या कहेंगे आने वाले दिनों में युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे विकास में जुड़ना चाहिए? 3 बातें युवाओं के संबंध में मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, युवाओं में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अपने आत्मविश्वास आना चाहिए कि हाँ, निश्चित रूप से हम अपने देश को दुनिया का सिरमौर देश बना सकते हैं, अपने बलबूते पर बना रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश के नौजवानों को जो पढ़ाया गया, सिखाया गया, आत्म विश्वास ही उनको समाप्त हो गया। हमारा देश नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल समाप्त होने वाला है, इसका तो बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तो खत्म होने वाला है। हमको पश्चिम की ओर से देखने की आदत लग गई। तो पहली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस निर्माण करना। दूसरी बात, उसी गुनार मिडल को मैं कोट करूंगा, उसी गुनार मिडल ने उस जमाने में कहा था, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भारत को विदेशी सहायता की उतनी जरूरत नहीं है जितना एक नैतिक स्ट्रांग नेतृत्व की जरूरत है। और उस समय पर उन्होंने उदाहरण दिया था, गांधी जी जैसा नैतिक नेतृत्व देश को मिले, उस नैतिक नेतृत्व के इर्द गिर्द नौजवान खड़े हो जाएं तो देश का चित्र बदल सकते हैं। वो उसकी इच्छा और आकांक्षा रह गई है। आज दूसरी बात की आवश्यकता है, एक नैतिक नेतृत्व के साथ खड़ा होना, और हम अपने बलबूते पर देश को नैतिक नेतृत्व प्रदान करेंगे, हिम्मत के साथ प्रदान करेंगे। ये दूसरी बात की आवश्यकता, जो करने की आवश्यकता। और तीसरी बात की आवश्यकता है, नए ढंग से सोचने का मादा होना चाहिए। हमको रटी रटाई, घिसी पिटी, पुराने दूसरे देश में चली हुई टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग नकल करके अपने देश में कर लेना। हिंदुस्तान में यही तो हुआ, प्रारंभ में रशिया की नकल की, बाद में अमेरिका की नकल की। हमारा अपना क्या है, स्वयं क्या है, स्वतंत्र क्या है, स्वयं का तंत्र तो बनाने का प्रयत्न नहीं किया। तो आज के नौजवान को खड़े होकर के दुनिया भर में, और हमारा नौजवान दुनिया भर में जहां जाता है उसमें वो क्षमता है, उसमें वो प्रतिभा है, उसका प्रतिपादन कर रहा है, पर हिंदुस्तान के लिए करने का उसके अंदर ये भाव निर्माण होना चाहिए। ये 3 बात अगर आज का नौजवान करता है तो निश्चित रूप से देश का चित्र बदल सकते हैं। आपका वक्तव्य बहुत ही अच्छा उद्बोधन था। इसमें मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसी सारी परिस्थितियां आपने बताई बहुत ही देश के विकास में सहायक हैं और होंगी भी, लेकिन मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारतीय संस्कृति और पद्धति के अनुसार वर्ण और आश्रम व्यवस्था के आधार पर इस देश का आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक सभी प्रकार से विकास हो सकता है आज की परिस्थिति में? क्योंकि आज की परिस्थिति में जातिवाद, जन्मजात जातिवाद और संप्रदायवाद ये घोंड की तरह इस देश को खा रहे हैं, पूरी दुनिया को खा रहे हैं, लेकिन देश भी उसी में शामिल है। तो क्या आज की परिस्थिति में वर्ण और आश्रम व्यवस्था हमारे लिए कोई सहायक हो सकती है? जाति व्यवस्था तो इस देश से समाप्त करना ये देश के लिए और समाज के लिए भले का काम है, और खासतौर से जाति प्रथा को समाप्त करना। व्यवस्था से ज्यादा आज प्रथा बन गई है। वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रश्न, उसको भी नए ढंग से परिभाषित करना पड़ेगा। वर्णाश्रम आज के 500 साल पहले, 1000 साल पहले था, वो एज इट इज आज के समय में वर्तमान संदर्भ में नहीं हो सकता। स्पिरिट वो रहे, भाव वो रहे, शाश्वत बातें वो रहे, परंतु रचनाएं बदलती है। हमारे स्मृतिकार क्या करते थे, यही काम करते थे, युग के अनुसार व्यवस्थाएं और रचनाएं बदलते थे, शाश्वत जीवन मूल्य वही रहते थे। तो शाश्वत जीवन मूल्य को
बाकायदा बरकरार बनाए रख करके, उसकी स्पिरिट को, आत्मा को बनाए रख करके उसका चोला वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बदलना चाहिए। वैसा किया तो निश्चित रूप से फिर वो सहायक हो सकता है। मेरा एक सवाल है कि देश के अंदर जो शिक्षा है, शिक्षा के अंदर जो आरक्षण है, क्या ये देश के लिए लाभदायक होगा आगे चल के, या आज भी लाभदायक है? आरक्षण का दो प्रकार है। आरक्षण केवल मात्र वर्तमान शिक्षा में ही नहीं है, अनेक जगहों पर आरक्षण है, पर उसका एक इतिहास है। इतिहास ऐसे है कि दुर्भाग्य से अपने देश के कालखंड में हमारे द्वारा नादानी और नासमझी के कारण से अपने देश के लोगों के साथ में, अपने ही भाइयों के साथ में भेदभाव हुआ है, उनका शोषण हुआ। यह सत्य है, यह तथ्य है। अब उसको पूरा करने के लिए, जैसे घर में, परिवार में कोई अस्वस्थ हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको भोजन भी बाकी लोगों से स्पेशल देते हैं। तो एक समय विशेष तक उस संपूर्ण चीज को संभालने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था आई, परंतु उसमें भी दोष ये निर्माण हो गया, उसको भी कुछ चंद लोगों ने, चंद परिवारों ने, एक ग्रुप विशेष ने उसको हड़प लिया। इसलिए देश के समाज जीवन के प्रबुद्ध लोगों ने उसके संबंध में पुनर्विचार करके देश के सामान्य व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिल सकता है, उसके बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। क्योंकि सामाजिक संवेदना का प्रश्न भी अपने देश में, देश विघातक कुछ ताकतें देश के ही लोगों के मन में अलगाव का भाव पैदा करके उनको तोड़ने का प्रयत्न कर रही है। वो न कर पाए, इससे कई बार समाज के कुछ लोगों को कीमत अदा करके भी अपने भाइयों को साथ रखने का एक्स्ट्रा प्रयत्न करना पड़ता है। उस प्रकार से आरक्षण के प्रश्न को अगर हमने देखा और उसका एक पुनर्मूल्यांकन समझदार लोगों से, निष्पक्ष लोगों से, जानकार लोगों के माध्यम से किया तो फिर वो हो सकती है। अंबेडकर भी लाए थे तो स्थायी व्यवस्था करके नहीं लाए थे, एक टेम्परेरी लाए थे, पर उसमें राजनीति आ गई, बाकी चीजें आ गई, इसे इसका पुनर्मूल्यांकन करना होगा। होंगे और आप सभी से, आप जो यहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर बजरंग लाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी कि हम सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। लेकिन ये विचारधारा से कि आप जैसे राष्ट्रीय चिंतक अपने विचार जो हैं जब समाज को देते हैं, नई सोच पर हम चलते हैं, तो हम लोग ये समझ पाते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। आपके विचारों से हमने ये समझा कि अगर जो नई चीज़ें हैं, भारतीय सोच है, उस पर अमल करते हुए हम आगे बढ़े तो हमारे देश का विकास जो है संभव हो सकता है। आप सभी अतिथिगण का, सुरेश सर आपका भी और बजरंग सर आपका भी और आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ आए और अपना कीमती समय दिया। सुदर्शन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।